नमो नमः बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूं आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और पूरी ऊर्जा के साथ अपनी परीक्षा की तैयारियों में लगे होंगे। मिड टर्म का समय पास आ गया है, अगस्त महीना गया और सितंबर की शुरुआत होने वाली है 2 दिन बाद। तो सितंबर की शुरुआत यानी मिड टर्म की शुरुआत। तो मिड टर्म आने वाले हैं, तो उसके लिए आप तैयारियों में लगे होंगे। और यही सोच करके मेरे मन में भी एक बात आई कि क्यों ना कुछ पाठ्य सामग्री ऐसी तैयार कर दी जाए जिसका उपयोग आप जब आपका मन करे, जब आपको उसकी आवश्यकता लगे, जब आपको समस्या लगे, तब आप उठा करके उस पाठ्य सामग्री का प्रयोग कर सके। तो यही सोच करके आज मैं आ गई हूं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। मुझे लगा एक दो छोटे छोटे टॉपिक उठाते हैं और उनकी एक दो वीडियो बनाते हैं ताकि आपके पास वो सुरक्षित रहें और आप जब मन चाहे उनका प्रयोग कर सके, उनसे सहायता ले सके। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का व्याकरण विधि से जो हमारा भाग है प्रत्यय वाला। प्रत्यय में भी कृत प्रत्यय, क्योंकि कृत प्रत्यय इस बार हमारे फर्स्ट टर्म में लग रहे हैं, और कृत प्रत्यय में से भी क्त और क्तवतु प्रत्यय। क्त और क्तवतु प्रत्यय 2 प्रत्यय हैं और दोनों का प्रयोग एक ही काल के लिए होता है, यानी कि आप सामने देख रहे हैं भूतकाल के लिए क्त और क्तवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं क्त और क्तवतु प्रत्यय के बारे में, और फिर ये भी जानेंगे कि आगे और अधिक हमें इसके बारे में पढ़ना है तो हम क्या करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले क्त प्रत्यय के कुछ उदाहरण आपके सामने, व्याकरण विधि आपके पास पुस्तक होगी, आप वहां भी देख सकते हैं और सामने आपके पीडीएफ खुली हुई है। क्त प्रत्यय के कुछ उदाहरण यहां पर लिखे हुए हैं। जैसे ये धातुएं सब आपकी परिचित धातुएं हैं। गम धातु से क्त प्रत्यय करेंगे, क्री धातु से क्त प्रत्यय, पा, श्रु, क्री, भक्ष, इश, सेव, दृश, त्रस। ये थोड़ी सी धातुएं इन्होंने दी हैं और इनसे जब हम क्त प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो रूप बनता है सबसे पहले गम धातु, और गम धातु से जब हम क्त प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो रूप बनेगा गतः। ध्यान रखने की बात यह है कि क्त प्रत्यय, क्तवतु प्रत्यय, ये प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनसे बनने वाले शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो ऐसा नहीं कि आपने ये प्रत्यय लगाया, जैसे आपने पिछले वर्ष त्वा, तुमुन और ल्यप प्रत्यय पढ़े थे, और त्वा, तुमुन और ल्यप प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो कभी भी बदलते नहीं है, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। लेकिन क्त और क्तवतु प्रत्यय के साथ ऐसा नहीं है बच्चों। क्त प्रत्यय लग करके जो रूप बनेंगे वो भी तीनों लिंगों में बनेंगे, यानी वो शब्द किसी स्त्रीलिंग वाची के लिए भी प्रयोग हो सकता है, किसी पुल्लिंग वाची के लिए और नपुंसकलिंग वाची के लिए भी उसका प्रयोग हो सकता है। जैसे गम धातु से हमने क्त प्रत्यय लगाया। गम धातु का अर्थ आप जानते हैं, गच्छति क्रिया के लिए, जाना क्रिया के लिए गम धातु का प्रयोग होता है। तो गम धातु से क्त प्रत्यय लगाया, और क्त प्रत्यय आपको बताया है कि भूतकाल के लिए, यानी जाना, गम का अर्थ होगा जाना, और भूतकाल का अगर हम भूतकाल में अगर उसका प्रयोग करें तो अर्थ होगा गया। तो गया, तो किसी पुल्लिंग को भी हम गया बोलेंगे, गतः। स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो गता, वहां पे टाप प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा, और टाप प्रत्यय भी आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। और उसके बाद आपका नपुंसक लिंग किसी कोई शब्द होगा, उसके लिए हम बोलेंगे तो वहां पे गतम शब्द का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार तीनों लिंगों में क्त प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द हैं वो तीनों लिंगों में बनते हैं, तीनों लिंगों में उनका प्रयोग होता है। तो आइए, हमारे पास मैं अब आपको एक चीज जो बताने जा रही हूं वो ये कि ये जो उदाहरण है हमारे पास 8-10 उदाहरण हैं, इन उदाहरणों में थोड़ा सा एक अंतर है। जैसे आप खुद इसको पहचान करके देखेंगे, गम धातु है, गम धातु से क्त प्रत्यय रूप बनता है गतः। अभी हम एक ही रूप देख लेते हैं। क्री धातु से क्त प्रत्यय जब हम करेंगे तो रूप बनेगा कृतः। पा, क्त, पीतः। आप ये भी ध्यान रखें कि क्त प्रत्यय, आपको हमने पहले बताया है कि जो प्रत्यय होते हैं शब्द के साथ या किसी धातु के साथ जब वो लगते हैं तो प्रत्यय जिस शक्ल में हमें दिखाई पड़ रहा है वो हूबहू ऐसा का ऐसा उस धातु या शब्द के साथ जुड़ता नहीं है।
जब जुड़ने का समय आता है तब उस प्रत्यय का कुछ कुछ अंश वहां से हट जाता है। तो ऐसे ही त प्रत्यय जो हमें देखने में त लग रहा है, वो जब शब्द के साथ यानी शब्द के रूप में जब वो आएगा, धातु के साथ जुड़ेगा और एक शब्द बन जाएगा, तो वहां से आप देखेंगे कि यहां पे गम धातु का खाली ग जुड़ा है और त प्रत्यय का त जुड़ा है। वहां से गम का म चला गया और त का क चला गया। अब वो शब्द का दिखाई नहीं पड़ेंगे शब्द में हमें, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा, जब विच्छेद करने की बात आएगी, हमारा जो परीक्षा का पैटर्न होता है वहां पे प्रत्यय पूछे जाते हैं। दो तरीके से प्रत्यय पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि प्रकृति और प्रत्यय को आप अलग करके दिखाइए। ये प्रकृति, प्रकृति यानी के गम धातु, और प्रत्यय, प्रत्यय यानी के सपोज हमने त प्रत्यय ले लिया। तो प्रश्न दो तरह से आता है, दो तरह से प्रश्न आएगा। सपोज हमारे प्रश्न में शब्द दिया हुआ है गतः, और आपसे पूछेगा परीक्षक कि यहां पे प्रकृति क्या है प्लस प्रत्यय क्या है। इस तरह से हमारे प्रश्न का जो है प्रारूप रहता है, प्रश्न पूछने का जो तरीका रहता है वो ये रहता है। तो अगर आपने देखा, आपको पता है कि यहां पे त प्रत्यय लगा हुआ है और त प्रत्यय लगा है गम धातु के साथ, तो आप ध्यान रखिएगा, आप कभी भी यहां पे ग प्लस त नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको यहां पे लिखना होगा धातु हमारी रहेगी गम और प्रत्यय हमारा रहेगा त। यानी कि ध्यान क्या रखना है आपको, जब जोड़ेंगे तब धातु का म और प्रत्यय का क दोनों अलग हो जाएंगे। जुड़ करके जो शब्द बनेगा वो मात्र बनेगा ग और त, यानी धातु का ग और प्रत्यय का त। तो शब्द बना गतः, गता, गतम। लिंग के अनुसार लास्ट वाला हिस्सा जो रहेगा शब्द का वो लिंग के अनुसार परिवर्तित होगा। स्त्रीलिंग की पहचान आपको बताई है, आ की मात्रा जिसके अंत में हो, बड़ी ई की मात्रा जिस शब्द के अंत में हो, अधिकांश वो शब्द स्त्रीलिंग वाले होते हैं। ऐसे ही म का उच्चारण जिस शब्द के अंत में होगा आप देखेंगे वो नपुंसक लिंग वाला शब्द होता है। तो अंत का निर्धारण जो होगा शब्द के वो लिंग के अनुसार होगा, और धातु और प्रत्यय जुड़ेंगे तो उनकी शक्ल क्या होगी। और इसके विपरीत अगर प्रश्न दूसरा आ जाए, प्रश्न आ जाए, ये हमारा प्रश्न आ गया गम प्लस त, तो मिलकर के क्या बनेगा। तो यहां पे भी कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अब जब हम मिलाने जा रहे हैं तो अब हम इसमें से इस म को नहीं मिला सकते, इस क को नहीं मिला सकते। हमारा मिलकर के जो रूप बनता है वो बनता है ग त, और पुल्लिंग है तो यहां पे विसर्ग भी आ जाएगा, गतः, ये हमारा रूप बन जाएगा। तो दो तरह के उदाहरण हमारे सामने खुले हुए हैं, देख लेते हैं कैसे कैसे हैं। गम प्लस त गतः, क्री प्लस त कृतः, और इसी प्रकार पा प्लस त पीतः, श्रु प्लस त श्रुतः, क्री प्लस त क्रीतः। और एक क्री ये है, ये क्री है और ये क्री है। तो धातुओं का अर्थ, धातुओं में परिवर्तन है, अर्थों में दोनों के परिवर्तन है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद भक्ष प्लस त, अभी थोड़ी देर के लिए इसको अलग रखते हैं। इश प्लस त इष्टः, सेव प्लस त, इसको भी थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं। दृश प्लस त दृष्टः, और त्रस प्लस त त्रस्तः। इसी प्रकार और भी धातुएं मैं अगर ऐड कर दूं इसमें, तो भुज धातु होती है भोजन जिससे बनता है, इससे अगर हम त प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा भुक्तः। और नश धातु नाश जिससे बनता है, उससे अगर हम त प्रत्यय
जोड़ेंगे तो रूप बनेगा नष्टः। चलिए, तो इस तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण इसके हमें मिल जाएंगे। देखते रहेंगे, धीरे धीरे अपना शब्दकोश बढ़ाते रहेंगे। पहले एक सामान्य परिचय हम धातुओं का और प्रत्यय का कर लेते हैं। अच्छा, अब मैंने दो शब्दों को यहां पे सर्कल किया है, तो आप देखेंगे कि बाकी के जो शब्द हैं और ये जो दो शब्द हैं इनमें कुछ अंतर है। और वो अंतर क्या है, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे आपको पता चल गया होगा। वो अंतर है ई की मात्रा का। बहुत सारी धातुएं ऐसी होती हैं जिनके साथ ई की मात्रा का प्रयोग नहीं होता, और बहुत सारी धातुएं ऐसी होती हैं जिनके साथ जब भी हम त प्रत्यय का प्रयोग करेंगे या क्तवतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो वहां पे ई की मात्रा अपने आप आकर के लग जाएगी। उसकी प्रक्रिया व्याकरण में अलग होती है। जो लोग पारंपरिक रूप से संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं, तो वो इन प्रक्रियाओं को जान पाते हैं। या फिर जब आप अपने को, अभी आप 10वीं क्लास में हैं, आप 12th में जाएंगे, ग्रेजुएशन में जब आप संस्कृत को पढ़ेंगे तब आप इन प्रक्रियाओं को जान पाएंगे। तो इसलिए आपको अभी नहीं बताया जाता है। अभी तो आपका विषय मात्र इतना है कि धातु के साथ अगर कोई प्रत्यय हम जोड़े तो शब्द क्या बन रहा है उसका आपको ज्ञान हो सके। ठीक है, तो अच्छा, अब देख लेते हैं। जैसे ये भक्ष धातु से जब हमने क्त प्रत्यय लगाया तो रूप बनेगा भक्षितः, सेव से सेवितः। इसी प्रकार से पठ, बिल्कुल प्रसिद्ध सी धातु है, सबसे अधिक हम लोग प्रयोग करते हैं। पठ से क्त प्रत्यय का अगर हम प्रयोग करेंगे तो रूप क्या बनेगा, पठितः। खाद धातु से क्त प्रत्यय का हमने प्रयोग किया, रूप बनेगा खादितः। इसी प्रकार लिख, इसी प्रकार धाव। तो ये बहुत सारी धातुएं हैं। तो इनसे इन धातुओं से जब हम लोग त प्रत्यय और क्तवतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो रूप उसी प्रकार से कुछ जगह पे ई की मात्रा आएगी, कुछ जगह पे ई की मात्रा नहीं आएगी। और अगर आपके लिए थोड़ा सा मैं और सरल कर दूं तो आप देखेंगे कि यहीं पर इन्हीं धातुओं से, जैसे क्त प्रत्यय का प्रयोग होकर के रूप गतः बन रहा है, अगर यहीं पे हम क्तवतु प्रत्यय को भी जोड़ करके देख लें इसके साथ ही, तो आप देखेंगे कि जैसे गम से त किया हमने तो गतः बना, और अगर गम प्लस क्तवतु किया तो रूप बनेगा गतवान। देखिए, मैंने आपको कहा था कि क्त और क्तवतु प्रत्यय कुछ कुछ मिलते हैं और कुछ कुछ विभिन्न भी हैं। तो जो मिलते हैं वो क्या मिलता है, देखिए, जैसे क्त, इसमें भी क्त है और ये भी क्त है, तो क्त वाला जितना हिस्सा है वो, जैसे गम क्त गतः बना, उतना क्त यहां पे, उतना क्त क्तवतु में भी जुड़ेगा। तो गत यहां पे भी हमने बनाया है, और आगे जो वतु है, वतु से हमने वान बना लिया। तो गतः क्त में और गतवान क्तवतु में। इसी प्रकार लिंग भी उसका बदल जाएगा। पुल्लिंग में गतवान बन रहा है तो स्त्रीलिंग में गतवती बन जाएगा, और नपुंसक लिंग में गतवत बन जाएगा। अगर आपको इसकी एक एक प्रत्यय करके पढ़ेंगे तब भी अच्छा है, और अगर आप इन दोनों को कंपेयर करके, दोनों की तुलना करके एक साथ देखेंगे तो आपको, मुझे लगता है, चीजें जल्दी तैयार भी हो जाएंगी और वो जम भी जाएंगी। त में बनेगा ऐसा, तवतु में बनेगा ऐसा। तो दोनों को कई बार तुलनात्मक अध्ययन हमारे लिए लाभदायक हो जाता है, तो उसका भी हम लोग यहां पे प्रयोग करके देख सकते हैं। चलिए, तो इसी तरह से क्री प्लस क्त, कृतः, क्त प्रत्यय में और क्तवतु में क्या बन सकता है, तो कृत को तो उतना ही हम ले लेंगे, कृत आगे वान, ऐसे ही कृत वती, और ऐसे ही कृत वत। चलिए, तो बाकी नीचे की जो धातुएं हैं ये मैं आपके लिए छोड़ देती हूं। इन धातुओं का क्तवतु प्रत्यय में
क्या प्रयोग बनेगा, ये आप मुझे लिख करके दिखाएंगे। ये आपके लिए टास्क है। तो ये प्रयोग हुआ हमारा त और क्तवतु प्रत्यय का, बिल्कुल सामान्य सा। अच्छा, अब इसका जो है थोड़ा सा, अभी ये पूरा नहीं हुआ और पूरा ये होगा जब हम व्याकरण विधि से, जो क्योंकि हम जो पाठ पढ़ रहे हैं, जो पुस्तकें हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए ये है हमारे पास द्वितीय पाठः बुद्धिर बलवती सदा। तो त और क्तवतु प्रत्यय के संदर्भ में आज इस पाठ को हम दोबारा से देखेंगे। हमने पहले पाठ को पढ़ा था, कक्षा में पढ़ा था, ऑनलाइन नहीं पढ़ा था। इस पाठ को हमने, जैसे हम लोग पाठ पढ़ते हैं, पाठ की हमने कहानी पढ़ी है, पाठ से हमने प्रश्नोत्तरों को एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, इन प्रश्नों को हमने देखा है। काठिन्य निवारण भी हमने इसमें से किया है, और किस तरह से प्रश्न वाक्य से बन सकते हैं, हमने उन सब दृष्टियों से इस पाठ को पढ़ा है। लेकिन आज इस पाठ को हम एक नवीन दृष्टि के साथ पढ़ेंगे। नवीन एक हमारा लक्ष्य इसमें रहेगा, और वो लक्ष्य रहेगा इस पाठ के अंतर्गत आए हुए क्तवतु और क्त प्रत्यय वाले प्रयोगों को ढूंढना। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, अस्ति देउलाख्यो ग्रामः, देउल नाम का एक ग्राम है, तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, वहां पर राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। आपका पाठ का दोहराना भी हो जाएगा, और साथ में हम ये भी नोट कर लेंगे कि हमारे पास त और क्तवतु प्रत्यय का प्रयोग कहां कहां पर आया है। ठीक है। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। सबसे पहला प्रयोग पितुर्गृहं प्रति चलिता। अब चलिता आपके लिए मैं अभी बता देती हूं। यहां पे धातु क्या हो सकती है बच्चों? चल धातु रहेगी, प्रत्यय रहेगा हमारा क्त, और लिंग क्या रहेगा ये आप मुझे बताएंगे। तब यहां पर रूप बनेगा चलिता। चलिए, तो एक बार, अच्छा, केनापि आवश्यक कार्येण, एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी भार्या बुद्धिमती। किसकी भार्या बुद्धिमती? प्रश्न बनता है। राजसिंह की भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता, दोनों बच्चों के साथ, दोनों पुत्रों के साथ पितुर्गृहं प्रति चलिता, पिता के घर की ओर चली, यानी चल दी, भूतकाल का प्रयोग है। पिता के घर के लिए चल दी, और एक बार की बात हो रही है, यानी आज की बात तो हो नहीं रही, भविष्य की भी बात नहीं हो रही। एक बार कभी किसी समय में ऐसा हुआ था कि एक राजसिंह नाम का व्यक्ति था, राजपुत्र था, और उसकी भार्या थी। तो इस प्रकार की कहानी है। चलिए आगे चले। तो आगे क्या हुआ? मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्ग में जा रही थी, बहुत पुराना जमाना हो सकता है, अब समझ नहीं आ रहा कि वो राजपुत्र था और उसकी भार्या जब चली तो जंगल में, क्या पता नहीं गाड़ी वाड़ी थी कि नहीं थी, राम जाने क्या था। खैर जो भी हुआ, गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। तो अचानक घने जंगल में से गुजरना था। अब वो पता नहीं पैदल जा रही थी, चित्र में तो पैदल ही दिखाया हुआ है। तो भाई ऐसा तो मुझे लगता है, ऐसा निर्धनता का समय तो हमारे भारत में कभी नहीं रहा कि राजाओं के पास, राजाओं की पत्नियों के पास गाड़ियां ना हो। पर खैर जो भी है, हमें तो अपने व्याकरण के प्रयोगों से मतलब है, हमें कहानी से कोई मतलब नहीं है। तो मार्ग में गहन कानन पड़ा, बड़ा भयंकर सा एक जंगल आया, और उस जंगल में सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक बाघ को देखा। जंगल था, जंगल बाघों का घर है, तो भाई वो सामने आ गया। स व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद।
अब उसमें, अब यहाँ पे कोई प्रयोग मुझे दिख नहीं रहा है, अगर आपको दिखे आप मुझे बता सकते हैं। तो स व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, बाघ को आते हुए देख करके धृष्टता से, ढीठता से, मजबूती के साथ, पुत्रो चपेटया प्रहृत्य जगाद, बच्चों को एक एक थप्पड़ लगाया और कहने लगी, क्या कहने लगी? कथम एकैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरु था, क्यों एक एक खाने के लिए जिद कर रहे हो, अकेला अकेला पूरा पूरा खाना है। अयम एकस्तावत विभज्य भुज्यताम, ये एक मिल गया ना तो इसी को बांट के खा लो, बाद में कोई दूसरा मिल जाएगा। पश्चादन्यो द्वितीय कश्चिन लक्ष्यते, मिल जाएगा दूसरा कोई। तो यहां तक मुझे एक प्रयोग मुझे मिला है चलिता, चलिता, अभी और मुझे कोई दिख नहीं रहा, खैर देखते हैं आगे मिलेगा। चलिए, तो आगे इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद इयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट। देखो आ गया याद करते ही दूसरा प्रयोग नष्टः। नष्टः में धातु क्या हो सकती है बच्चों? मैंने आपको बताया था नश, जिससे शब्द बनता है नाश करना। तो नश धातु और प्रत्यय रूप बन गया नष्टः। अब नष्टः का लिंग तो मुझे लगता है आप मुझे बता ही देंगे। नष्टः में लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, कौन सा लिंग है? तो वो आप बताइएगा मुझे और उसी के अनुसार आगे भी अगले प्रयोगों को भी करके दिखाइएगा। इति श्रुत्वा, ये बात सुन करके, व्याघ्रमारी काचिद इयम, भाई ये तो कोई बाघों का शिकार करने वाली है, ये बाघों को मारने वाली कोई आई हुई है। इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट, बाघ ने सोचा कि भाई ये तो कोई आ गई बाघों का शिकार करने वाली, तू यहां से भाग ले। भाग गया, भयाकुल चित्तो नष्ट, भयाकुल होकर के नष्ट हो गया, भाग गया वहां से, बिल्कुल गायब हो गया। अच्छा, अब देखें जरा सा अपने प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए। निज बुद्ध्या विमुक्ता, ये आ गया, ये आ गया हमारा विमुक्ता। अब यहां पे वि उपसर्ग भी आ गया, देखिए वि उपसर्ग है। अब धातु क्या है? विमुक्ता में धातु क्या है? तो धातु थोड़ी सी आपको इसको बनाने में थोड़ा लगेगा विचित्र सा, कि यहां पे धातु मुच धातु होती है बच्चों। मुच धातु से त प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तो मुच धातु होती है। आप कहेंगे मुच से मुक्ता कैसे बन गया? तो आपने शब्द सुना होगा संकट मोचन, किसका विशेषण है? हनुमान जी का विशेषण है संकट मोचन। तो मोचन माने छुड़ाने वाला, संकट मोचन, ठीक है। तो मोचन माने छुड़ाना, वही छुड़ाने के लिए मुच धातु होती है। और मुच से जब त प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो रूप मुचता नहीं बनता है, मुक्ता बनता है, मुक्ता रूप बनता है, मुक्तः, मुक्ता, मुक्तम, ठीक है। वि उपसर्ग रहेगा और मुक्ता, त प्रत्यय, त के बाद विमुक्त, विमुक्त, विमुक्त से फिर टाप प्रत्यय करेंगे, स्त्री प्रत्यय जो आपके लगे रहते हैं, तब टाप प्रत्यय करके विमुक्ता रूप बनेगा, ठीक है। तो निज बुद्धिया विमुक्ता, अपनी बुद्धि से वो जो है विमुक्त हो गई। आगे क्या हुआ? सा व्याघ्र से भामिनी, व्याघ्र के भय से अपनी बुद्धि के कारण वो विमुक्त हो गई। अन्यों भी बुद्धिमान लोगे मुच्यते महतो भया। और भी जो बुद्धिमान लोग होते हैं संसार में, जो भी बुद्धिमान लोग होते हैं वो इसी प्रकार मुक्त हो जाते हैं। खैर, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्त श्रृगाल हसन्नाह, डरे हुए बाघ को देख करके कोई धूर्त श्रृगाल हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात् पलायितः। अगला रूप पलायितः। इन रूपों को बच्चों हमें इसलिए देखना है, इसलिए संग्रह इनका करना है, क्योंकि परीक्षक व्याकरण वीथी से पेपर नहीं बनाएगा, किसी और पुस्तक से पेपर नहीं बनाएगा। परीक्षक जो उदाहरण उठा करके देगा, चाहे वो प्रत्यय के उदाहरण देगा, चाहे वो समास के उदाहरण देगा, चाहे वो किसी और चीज के उदाहरण देगा, वो अधिकांश जो आपका विषय रहेगा उसमें प्रयास ये करेगा कि आपकी पाठ्य पुस्तक से वो ज्यादा से ज्यादा उदाहरण दे।
और ये चीज आप ध्यान दे लेना कि शब्द हमारे अधिकांश जो रहेंगे, प्रश्न हमारे जो अधिकांश रहेंगे, वो हमारी पाठ्य पुस्तक से रहेंगे। खैर, तो विमुक्ता हो गया, उसके बाद पलायितः। पलायितः, पलायितः के बाद अभी जरा सा बोर्ड का प्रयोग हम नया नया कर रहे हैं, तो भाई थोड़ी सी पहली कक्षा है, आज थोड़ी सी समस्याएं हो रही हैं इसे प्रयोग करने में, लेकिन अभ्यासेन किम न साध्यते, अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे तो भाई क्या नहीं हो सकता। आप संधि का अभ्यास करिए, प्रत्यय का अभ्यास करिए, समास का अभ्यास करिए, हम इस बोर्ड को चलाने का अभ्यास करते रहेंगे। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, हम अपना अभ्यास बढ़ाते रहेंगे और इसी तरह से अपनी कक्षाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए, तो अब बाघ कहता है गच्छ गच्छ जम्बुक, अरे गीदड़ तू भी जा, त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, किसी ऐसे प्रदेश में कहीं छुपने की जगह हो तो वहां पे चला जा। ये तो व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते तयाहम हंतुम आरब्धः। आरब्धः, यहां पे आपको देखो बच्चों, आपको थोड़ा सा यहाँ पे वर्ण विच्छेद की जो आपकी हम प्रक्रिया आपको सिखाते हैं उसका यहाँ पे प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे शब्द है दो, हंतुम, उसके बाद शब्द है आरब्धः। तो हंतुम से हमें मतलब नहीं है, हमारा शब्द जो है वो है आरब्धः। आरब्धः में भी पहले की तरह आ उपसर्ग रहेगा, अब यहां पे भी धातु का थोड़ा सा चक्कर रहेगा और त प्रत्यय रहेगा। चलिए, ये आरब्धा की मुझे धातु ही नहीं याद आ रही है, खैर देख करके बताएंगे। आरब्धः परम गृहीत कर जीवितः, यहां तो बहुत सारे प्रयोग आ रहे हैं। गृहीत कर जीवितः, गृहीत कर जीवितः, ये जीवितो है, यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप विसर्ग संधि पढ़ते हैं, ओ की मात्रा विसर्ग में बदल जाएगी। और अगला उदाहरण है नष्टः, नष्ट धातु से त प्रत्यय करके नष्टा रूप बनेगा। जीव धातु देखिए, जैसे खादिता बना था, जैसे सेविता बना था, जैसे भक्षिता बना था, वैसी जीव धातु से त प्रत्यय जीवितः बनेगा। ई की मात्रा वाला शब्द है ये, तो जीवितः, नष्टः। ठीक है, तो कह रहा है कि शास्त्र में जो हमने सुना था ना कि कोई व्याघ्रमारी होती है, शास्त्र में ऐसी कोई बातें, ऐसी कहानियां, कथा कहानियां कुछ सुनी होंगी उन्होंने, कहते हैं कि वही मेरे सामने आ गई भाई, मुझे अभी मारनी जा रही थी। परम गृहीत कर जीवितो नष्टा शीघ्रम तदग्रतः, लेकिन मैं तो गृहीत कर जीवित, माने अपने कर पे अपने जीवित यानी प्राण को ग्रहण करके नष्टः तदग्रता, उसके सामने से भाग के आ गया। देखिए, जान हथेली पर लेके आना, तो ये वही है गृहीत कर जीविता, बिल्कुल वही जो आपका हिंदी वाला प्रयोग है, बिल्कुल हूबहू उसका संस्कृत जो रूपांतरण है वो ये है गृहीत कर जीविता, जान हथेली पर रखना। तो कर, कर यानी क्रियते अनेन इति करह, जिससे सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, करह, अपने कर पे, अपने हाथों में अपनी जान को संभाल के रखना और अपने जान को लेकर के हाथ में अपने जीवन को, अपने प्राण को लेकर के भाग गया मैं तो उसके सामने से, यानी जान बचा के भागना। ठीक है, ये काम आज बाघ ने किया है। श्रृगाल कहता है व्याघ्र त्वया महत कौतुकम आवेदितम, अरे बाघ भाई तूने तो बड़ी अजीब बात बताई, बड़े आश्चर्य की तूने बात बताई। क्या? अच्छा, आवेदितम देखिए प्रयोग हमारा आ गया, यन मानुषाद अभी विभेषी, भाई कोई बाघ भी किसी मनुष्य से डरता देखा है आज तक? हमने तो देखा नहीं, तूने तो बड़ी अजीब बात बताई। खैर, उसने जो बात बताई हमें हमारी बात पता चल गई। आवेदितम नपुंसकलिंग का प्रयोग है, नपुंसकलिंग में ये उपसर्ग है
और आपकी विद धातु हो जाएगी त प्रत्यय, और वेदितम जैसे हमारा वही पठितम, खादितम, धावितम, सेवितम, ई की मात्रा वाले जो प्रयोग करें इसी तरह से आवेदितम, ये हमारा रूप बन जाएगा। ठीक है, तो मनुष्य से भी कोई बाघ डर रहा है, ये तो बड़ी विचित्र सी बात है, बड़ी अजीब सी बात है, ये आज हमें पहली बार पता चला। तो व्याघ्र कहता है प्रत्यक्षमया सात्म पुत्रौ एकैकशो माम अत्तुम कलहाय मानव चपेटया प्रहरंती दृष्टा। दृष्टा प्रयोग आया है हमारे काम का। तो बाघ कह रहा है भाई जब मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसे प्रत्यक्ष देखा है मैंने, कैसे? मैंने प्रत्यक्ष उसको सात्म पुत्रों अपने बेटों के साथ देखा है, और क्या कर रही थी? एकैकशो माम अत्तुम, वो मुझे एक अकेले अकेले खाने की जिद कर रहे थे कि नहीं नहीं इसे तो मैं ही खाऊंगा, दूसरा कह रहा ना मैं पूरा खाऊंगा। बच्चे होते ना जैसे बचपन में करते हैं जिद कि जी नहीं, बच्चों को अब शेयरिंग की आदत होती नहीं, बच्चों को लगता है कि भाई, बहुत छोटे बच्चे होते हैं कि जी नहीं ये तो सारा मेरा है, चाहे वो उसे खा सकता है कि नहीं खा सकता है। तो वही वाली जिद वहां पे बच्चों की, वो बता रहे हैं कि नहीं पूरा, कहाँ छोटा सा मनुष्य का बच्चा और कहाँ बाघ। तो कह रहा है कि मुझको अकेले अकेले खाने की जिद कर रहे थे उसके बच्चे, और वो उनको थप्पड़ से मार रही थी कि अच्छा एक एक को खाने के लिए क्यों जिद कर रहे हो? फिर मैंने प्रत्यक्ष देखा है इस घटनाक्रम को, मैं ऐसे थोड़ी भाग के आया हूं। चपेट या प्रहरंती दृष्टा, चपेट से मैंने थप्पड़ से उनको मारते हुए उसको देखा है, क्योंकि वो बच्चे मुझे एक एक करके खाने की जिद कर रहे थे। तो दृश्य धातु, देखने वाली जो दृश्य धातु होती है, दृश्य धातु से त प्रत्यय करेंगे तो ये रूप बनेगा दृष्टः, और लेकिन हमारा प्रयोग है दृष्टा, तो आप समझ रहे होंगे दृष्टा जो प्रयोग बना है वो बना है हमारा स्त्रीलिंग में। ठीक है, मैंने उसको देखा है। चलिए आगे, तो जंबुक फिर कह रहा है, जंबुक क्या कह रहा है? स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। अच्छा ठीक है, आपकी बात मान ली, तो महाराज जहां पे वो है, जहां वो बैठी है, जहां वो खड़ी है, वहां चलिए, वो धूर्त स्त्री जहां पे है वहां पे आप चलिए। व्याघ्र तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपि ईक्षते यदि तरहि त्वया अहम हंतव्य। कह रहा और एक बात सुनो, अगर तेरे दोबारा वहां जाने पर, पहली बार तू भाग के आ गया, लेकिन वापस अगर तू लौट के वहां चला गया और दोबारा तुझे देख करके तेरे जाने के बाद अगर वो महिला सामने दिख भी गई ना, तो तू मुझे मार दियो। मतलब मैं गलत नहीं कह रहा हूं कि अगर तू वापस लौट के जाएगा तो वहां पे जो है वो टिक नहीं पाएगी, उसको ये लगेगा कि भाई एक बार तो चलो जान जैसे से बच गई थी, तो दोबारा आ गया, तो वो देख लेना वो पक्का वहां से भाग जाएगी। और अगर ऐसा ना हो तो भाई मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तो मुझे मार दियो। अच्छा, व्याघ्र कहता है श्रीगाल यदि तुम मां मुक्त्वा यासी तदा वेलापि अवेलास्या, तू मुझे छोड़ के भाग मत जाइयो, अगर तू मुझे छोड़ के वहां पे आया तो देख लेना फिर क्या होगा। जंबुक यदि एवं अगर ऐसा है, तरहि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। अच्छा, अगर तुझे अभी भी ऐसा लग रहा है तो भाई ऐसा कर, मुझे अपने गले में बांध ले, मेरी रस्सी को अपने गले में बांध ले और तू चल जल्दी से। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययु, अब उसने, बाघ ने ऐसा ही किया, उसे भरोसा था नहीं, तो ऐसा ही करके यानी कि अपने गले में उसकी रस्सी बांधी और चल दिया। श्रृगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। अब उसने क्या देखा कि तो श्रृगाल के साथ फिर से बाघ आ रहा है, उसने दूर से ही देख लिया आते हुए उसको, और दूर से आते हुए देख करके बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती सोचने लगी। क्या सोचने लगी? अब देखिए चिंतितवती, हाँ चिंतितवती प्रयोग आया है हमारा। अब तक त प्रत्यय के प्रयोग आ रहे थे, अब ये पहला प्रयोग आया हमारा तवतु प्रत्यय का। तो चिंत धातु होती है,
चिति, वैसे तो चिति होती है, चिति से चित से चिंत बनता है। फिर वहां से जब हम तवतु प्रत्यय करेंगे तो रूप हमारा बन जाएगा चिंतितवती स्त्रीलिंग में। अगर पुल्लिंग में बनाएंगे रूप तो बनेगा चिंतितवान, चिंतितवती। यहां पे तवतु प्रत्यय का प्रयोग आया है इस पाठ में, पहला प्रयोग तवतु प्रत्यय का। तो बुद्धिमती सोचने लगी कि जंबुक कृत उत्साहात व्याघ्रात कथम उच्यताम, कि जंबुक ने जो है, इस गीदड़ ने इसमें साहस भर दिया, अब इसने चढ़ा दिया इसे, और चढ़ा करके अब ये इसे दोबारा ले आया है, अब इससे कैसे बचा जाए। परम प्रत्युत्पन्न मति सा, प्रत्युत्पन्न मति सा, लेकिन वो क्या है, वो जरा अच्छी खासी नाम बुद्धिमती ऐसे ही नहीं था। प्रत्युत्पन्न मति यानी कि जिसको तत्काल जैसी समस्या आती है और दिमाग बैठता नहीं है बल्कि काम करना शुरू कर देता है, वो इस प्रकार की महिला थी। तो उसने क्या किया, तुरंत उसके दिमाग में एक विचार आया और जंबुकम आक्षिपंती अंगुल्या तर्जयंती उवाच। अब वो जंबुक को उल्हाना देती हुई, आक्षेप करती हुई, उल्हाना देती हुई और उंगली से उसको डराती हुई, उसकी तर्जना करती हुई बोली, उवाच कहने लगी, रे रे धूर्त त्वया दत्तम, दत्तम हमारे काम की चीज, दत्तम दा धातु जिससे ददाती, भिक्षुकाय भिक्षाम ददाती, बालकाय विद्याम ददाती। तो ददाती देना अर्थ वाला जो प्रयोग बनता है वो बनता है दा धातु से, और दा धातु से जब हम त प्रत्यय का प्रयोग करेंगे प्लस लगाएंगे नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग में जब हम त प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो वहां पे बनेगा दत्तम। तो तूने दिया है मुझे क्या, व्याघ्र त्रयम पुरा, तूने मुझे वादा किया था कि तू मुझे 3 बाघ लाके देगा। विश्वास्य अद्य एकम आनीय कथम यासी वदाधुना, अब ये विश्वास दिला करके, ये वादा करके, और आज तू मुझे 1 ला करके दे रहा है, तो भाई तू बता तू कैसे जा सकता है। ऐसे तो तू नहीं छूट सकता कि 3 का वादा करता है और 1 की सप्लाई करता है ना। तो भाई जैसा जैसा ऑर्डर हमने दिया था, अगर हमारे ऑर्डर के अनुसार हमारी डिलीवरी ना हो तो सीधी सी बात है किसी को भी गुस्सा आएगा। तो क्या कह रहा है कि तूने वादा तो किया था 3 चीजों का, 3 बाघों का, 3 बाघ ला करके देगा और आज ला करके दे रहा 1, ऐसे कैसे चला जाएगा तू भाई, तुझे जाने थोड़ी दूंगी मैं ऐसे। चलिए अच्छा, तो अब आगे अगला प्रयोग आ गया, इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम, धाविता दौड़ गई, ये कह करके वहां से दौड़ गई। व्याघ्रमारी भयंकरा, वो जो भयंकर व्याघ्रमारी जैसा लोगों को लग रहा था वो वहां से भाग गई। व्याघ्रोपी सहसा नष्टा, नष्टा का प्रयोग फिर से आ गया, देखिए नष्टा का प्रयोग फिर से आ गया है। बाघ भी एकदम से भाग गया, गलबद्ध श्रृगाल का, और कैसे भाग गया, ऐसे नहीं भाग गया, वो गले में बंधे हुए श्रृगाल को भी खींच के ले गया, वो ऐसे भागा। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत, मुक्ता फिर से बुद्धिमती जो है वो बाघ के डर से एक बार फिर मुक्त हो गई, पहले तो हो ही गई थी, एक बार फिर से वो उससे मुक्त हो गई। अतएव उच्यते बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, सभी कामों में जो सबसे अधिक बलवती होती है, बलवान होती है, वो क्या होती है, हमारा मस्तिष्क होता है, हमारी बुद्धि होती है। बुद्धि से बलवान इसलिए कहते हैं ना, भैंस बड़ी या अकल, अकल बड़ी या भैंस, इस तरह से है ना। तो हमारी जो लोकोक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारे प्राचीन जो हमारी संस्कृति है, प्राचीन हमारी जो भी भाषाएं हैं वो आई तो वहीं से है ना। बुद्धिर बलवती सदा, तो बुद्धिर बलवती सदा यानी कि बलवान बुद्धि, कैसा बल बुद्धि को देखा तो किसी ने है नहीं, तो वो ऐसा बल होता है बुद्धि का, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि अकल बड़ी या भैंस। खैर, तो अब देखेंगे आप अगर इस पाठ को
रिवाइज करके, तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारे जो प्रयोग हैं वो त प्रत्यय के आए हैं। त वतु का एक ही प्रयोग दिखा है हमें अब तक। तो इस तरह से अगर अधिक यहाँ पे प्रयोग आए हैं तो अधिक प्रयोग में संभावना बहुत बन जाती है कि इनमें से कोई ना कोई हमारा उदाहरण परीक्षा में भी आ सकता है, पहली बात। दूसरी बात, परीक्षा में नहीं भी आता है तो हम कई प्रकार के हमारे पास उदाहरण आए हैं। किसी में ई की मात्रा, उसको हम व्याकरण की भाषा में इट का आगम बोलते हैं। खैर, इट विट को भूल जाओ। तो ई की मात्रा कुछ शब्दों के बीच में जुड़ जाती है, त से पहले, त प्रत्यय की त से पहले ई की मात्रा जुड़ जाती है। और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनमें ई की मात्रा नहीं आती है। ठीक है, तो इस तरह के प्रयोग हमारे इसमें हमने अलग अलग जो है वो देखे हैं। और मैं समझती हूं अगर देखने चलेंगे तो अगले पाठों में भी हमें बहुत सारे प्रयोग ऐसे मिल जाएंगे। तो लेकिन एक पाठ का मुझे लग रहा है कि एक पाठ का हमने अवलोकन कर लिया है और वो त प्रत्यय की प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास करने के लिए उतना पर्याप्त है। उसके बाद व्यायाम सर्वदा पथ्य हमारा लगा नहीं है। उसके बाद जो है, जब एक बार आपको ये अभ्यास हो गया कि त प्रत्यय वाले प्रयोग कैसे होते हैं, क्या उनकी शक्ल होती है, कौन कौन से लिंग में हो सकते हैं, स्त्रीलिंग भी होते हैं, पुल्लिंग भी होते हैं, नपुंसकलिंग भी होते हैं, तो एक बार आपको पता चल जाएगा, आप अभ्यास कर लेंगे, तो फिर जब आप अगले जो भी पाठ पढ़ने चलेंगे, आपको अपने आप स्वाभाविक रूप से सामने से वो शब्द दिखने लगेंगे कि अच्छा देखिए, ये भी तो ऐसा ही प्रयोग है, यहाँ पे भी त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है या त वतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से तव्यत और अनियर, ये दो प्रत्यय हैं। इन दो प्रत्ययों के लिए अलग से एक क्लास हम लोग ले लेंगे और उसको भी हम इसी प्रकार देखेंगे। इस पाठ में भी अगर हम देखते हैं तो वहां पे तव्यत अनियर के प्रयोग हमको कुछ कुछ दिख रहे थे, लेकिन क्योंकि हमने प्रत्यय अभी नहीं पढ़ा तो उनको मैंने हाईलाइट भी नहीं करा है। तो दोबारा से एक क्लास लेंगे और तव्यत और अनियर प्रत्ययों को वहां पे अलग से देख लेंगे। तो आज के लिए मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। एक कक्षा के लिए इतनी सामग्री पर्याप्त है। हर विषय पे हम अलग अलग छोटी छोटी कक्षा, संक्षिप्त सी कक्षाएं कर लेंगे। और मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था, व्याकरण वीथी से कुछ उदाहरण वहां पे रखे हुए थे और मैंने आपको बताया था कि ये यहां पे त प्रत्यय का प्रयोग करके तीनों लिंगों में हमें पुस्तककार ने बता दिया है कि ऐसे ऐसे रूप बन रहे हैं। आपको हमने जो काम दिया था वो दिया था कि इन्हीं का बिल्कुल हूबहू आप यहाँ पे त वतु प्रत्यय का प्रयोग हमें इन्हीं धातुओं से अलग अलग लिंग में करके दिखाएंगे। तो ये आपका होमवर्क यानी कि आपका गृह कार्य रहेगा। और मैं समझती हूं बिना गृह कार्य के, बिना होमवर्क के, बिना अभ्यास के कोई भी, चाहे वो पढ़ा हुआ काम, चाहे वो कुछ भी है, वो सफल उसमें हम हो नहीं सकते, है ना। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। अगर अभ्यास करते रहेंगे तो जड़मति को भी इतना तो पता चल ही जाएगा कि भाई कैसे कैसे क्या क्या प्रयोग करना है। तो अभ्यास जो है वो हमारा कंपलसरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है। अभ्यास अवश्य करिए, बेशक थोड़ा करिए, धीरे धीरे करिए, लेकिन अभ्यास अवश्य करिए। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और इसमें अगर आपकी कुछ आपको इसमें कोई समस्या है, आपको इसमें कुछ प्रश्न आते हैं, कुछ क्वेरीज आपकी आती हैं, तो मुझे कमेंट करके बताना जरूर। आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी पूछ सकते हैं, मेरे फोन पे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आप मेरे बच्चे हैं। तो जैसा भी आपको लगता है आप इसमें से पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे तो प्रश्न जरूर आएंगे। और अगर प्रश्न नहीं आते हैं तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने पढ़ा नहीं है, प्रैक्टिस तो बिल्कुल भी नहीं करी है। ठीक है, चलिए धन्यवाद और शुभ रात्रि। आपका परीक्षाएं जो हैं वो अच्छी हो, तैयारी आप अच्छे से करें और आपकी उत्साह, ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। धन्यवाद।